गोपालगंज में पवन नाम का एक आदमी रहता था। गोपालगंज में ठंड का ऐसा कहर था कि खून भी जम जाए, और ऊपर से पवन के घर में गरीबी ने बुरी तरह अपना डेरा जमा रखा था। बाहर मूसलाधार बारिश और बर्फीली हवाएं चल रही थीं और घर के अंदर केवल 3 लोग थे, पवन, उसकी पत्नी सुनैना और उसकी बूढ़ी माँ। और बाहर बरसती आफत की वजह से घर में अक्सर क्लेश होती रहती थी। टूटी छत से टपकता बर्फीला पानी और खाली रसोई ने सबका जीना मुहाल कर रखा था। एक दिन जब बाहर तूफान गरज रहा था, बूढ़ी माँ कांपते हुए अपनी बहू से कहती है, बहू, पेट में चूहे कूद रहे हैं, ठंड से जान निकल रही है और कल से अन्न का एक दाना नहीं गया। कुछ खाने को हो तो दे दे, अब ये भूख और ये जाड़ा सहा नहीं जाता। सुनैना, जो खुद ठंड से सिकुड़ी बैठी थी, जल्लाहट में बोली, माँ जी, अगर हमारे पास कुछ होता तो मैं आपको भूखा क्यों रखती? मैं भी तो भूखी हूँ। ठंड से मेरे भी हाथ पांव सुन्न हो गए हैं। आपके नालायक बेटे ने हमारी जिंदगी नर्क बना दी है। न जाने मैंने कौन से जन्म में पाप किया था जो मेरी शादी इस निक्कमे और आलसी आदमी से हुई। बाहर देखो कैसा प्रलय आया है और घर में एक सूखी लकड़ी तक नहीं है जलाने को। बहू, ऐसा मत कहो, पवन तेरा पति होकर कौन सा सुख दिया है उसने मुझे? सिवाय भूख, गरीबी और इस टपकती छत के उसने मुझे कुछ नहीं। ये कहकर सुनैना फूट फूट कर रोने लगी। पत्नी को रोता देख और माँ को ठंड में ठिठुरता देख पवन सोचने लगा, अब और नहीं सहा जाता। ये बर्फीला तूफान और ये गरीबी हम सब की जान ले लेगी। मुझे कुछ करना ही होगा। एक काम करता हूँ, शिवशंकर के पास जाकर कुछ सहायता मांगता हूँ। वो रहीश है, उसके पास पक्का मकान और आग है, वो मेरी मदद जरूर करेगा। इतना सोचकर पवन ने और बाहर उस जानलेवा बारिश और बर्फबारी में अपने मित्र शिवशंकर के घर की ओर चल पड़ा। कीचड़ और बर्फ में पैर धंसते जा रहे थे, लेकिन पवन चलता रहा। जब पवन कांपता हुआ शिवशंकर के विशाल और गर्म घर पहुंचता है, तो पवन की हालत देखकर उसका मित्र शिवशंकर अलाव के पास बैठे बैठे पूछता है, क्या बात है पवन, इस प्रलय जैसी बारिश में तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या बताऊं शिवशंकर, गरीबी और इस मौसम की मार ने कमर तोड़ दी है। घर में खाने को दाना नहीं है, छत टपक रही है, हर दिन घर में चिकचिक रहती है। गरीबी ने जैसे चैन सुकून सब छीन लिया है। अगर तुम थोड़ी सी मदद कर दो तो शायद हम इस ठंड में मरने से बच जाएं। कम से कम घर में थोड़ी शांति तो आ जाएगी। देखो पवन, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं पहले ही धन से कई बार तुम्हारी मदद कर चुका हूँ। तुमने आज तक मेरा एक भी सिक्का नहीं लौटाया। ऐसा कब तक चलेगा? तुम कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? जब तुम्हारे पास धन खत्म हो जाता है तो तुम इस तूफान में भी मेरे पास चले आते हो। मैंने दोस्ती का लिहाज किया, लेकिन अब बहुत हुआ। मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। मेरा भी परिवार है, मुझे उनकी चिंता करनी है। इस मुश्किल वक्त के लिए बचाना है। पवन की आंखों में आंसू। इसका मतलब तुम मेरी मदद नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझसे भीख मांगने से अच्छा है कि तुम इस मौसम का सामना करो, कुछ मेहनत मजदूरी करो और अपने परिवार का पेट पालो। अब जाओ यहाँ से, मेरे घर में गीले पैर मत आए। अपने मित्र शिवशंकर की बात सुनकर पवन का मुंह लटक गया। बाहर बिजली कड़क रही थी और वो निराश होकर वापस ठंड और बारिश में अपने घर की ओर चल दिया। बस शिवशंकर से ही उम्मीद थी, वही मुझे इस मुसीबत से निकाल सकता था। लेकिन अब वो उम्मीद भी इस बर्फ में दफन हो गई। अब मैं क्या करूं? सुबह से पेट खाली है और ठंड हड्डियों को गला रही है। ये सोचते सोचते पवन घर पहुंच जाता है। उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी और ठंड से शरीर कांप रहा था। इसलिए वो अपनी पत्नी सुनैना से कहता है, सुनैना, जल्दी से कुछ गर्म खाने को ले आओ, या कम से कम गर्म पानी ही दे दो। शरीर में अब जान नहीं बच। सुनैना ने गुस्से में आप घर में कुछ छोड़ दिए थे क्या जो निकाल कर खाने को दे? तो तुम्हें भूख लगी है तो क्या मैंने दावत उड़ाई है? मैं भी तो भूखी प्यासी इस ठंड में बैठी हूँ। मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो मुझे तुझ जैसा दरिद्र पति मिला। सुनैना अपने पति को उल्टा सीधा सुनाने लगी। ये देखकर भूख और ठंड से व्याकुल पवन को गुस्सा आ गया। बाहर तूफान का शोर था और अंदर उसका दिमाग फट रहा था। वो गुस्से में अपनी पत्नी से बोला, धन स्त्री के भागे से मिलता है। जब से मैं तुझे ब्याह कर इस घर में लाया हूँ, तेरे कदम पड़ते ही मेरे सब कामकाज ठप हो गए।
न जाने वो कौन सा दिन आएगा जब तुझसे पीछा छूटेगा। ये सुनते ही सुनैना आपे से बाहर हो गई और बादल की गरज से भी तेज चिल्लाकर कहने लगी, तुम खुद तो कोई कमाई धमाई करते नहीं और दोष मेरे सर पर टार रहे हो। बस दूसरों पर इल्जाम लगाना बखूबी आता है, खुद के निकम्मेपन पर शर्म नहीं आती। इतना कहकर सुनैना जोर जोर से रोने लगी। उसकी रुलाई बारिश की आवाज में घुलने लगी। नैना को रोता देखकर पवन निर्दयता से बोला, रो खूब रो, जितना रोना है रो लो, खूब आंसू बहाओ। शायद तुम्हारे आंसुओं से घर की पानी की कमी पूरी हो जाए, लेकिन याद रखना तुम्हारे इन आंसुओं का अब मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। सुनैना की रोने की आवाज बारिश के शोर को चीरती हुई बाहर गश्त लगा रहे शाही सैनिकों के कानों तक पहुंची। सैनिकों ने अपने भारी रेनकोट संभाले और आपस में कहा, इस घर में कोई स्त्री रो रही है, हमें घर के अंदर चलकर देखना चाहिए, आखिर माजरा क्या है। दोनों सैनिक बगैर इजाजत के पवन के घर का दरवाजा धक्का देकर अंदर घुस जाते हैं। उनके भीगे जूतों से फर्श गंदा हो गया। वे पूछने लगे, क्या बात है, ये रोना धोना क्यों मचा रखा है? तुम्हारे रोने की आवाज बाहर तूफान में भी सुनाई दे रही है। पवन ने सैनिक की बात का कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि वो मन ही मन सोच रहा था, कितनी शर्म की बात है, घर की बात। सुनैना के रोने से घर की चौखट लांग गई। अब मेरी नगर में क्या इज्जत रह गई। इस महिला ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। पवन को चुप देखकर सैनिक ने अपनी तलवार पर हाथ रखा और कड़क आवाज में कहा, जरूर तुमने इसे पीटा है। शायद तुम अभी जानते नहीं हो, हमारे महाराज वीरेंद्र के राज में महिला का अपमान करने की कितनी बड़ी सजा है। तुम्हें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, और तुमने बगैर पूछे मेरे घर में प्रवेश कैसे किया। पवन को गुस्से में बोलता देख सैनिक को लगा कि पवन उसका अपमान कर रहा है, इसलिए वो कहता है, तुम्हें अभी इसी वक्त गिरफ्तार किया जाता है। एक महिला को पीटने की जुल्म में अब तुम्हें हमारे महाराज सजा सुनाएंगे। सैनिक जबरदस्ती पवन को बारिश में खींच कर ले जाने लगे। पवन की माँ और पत्नी सैनिकों को रोकने की बहुत कोशिश करती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, लेकिन सैनिकों ने उन दोनों की एक नहीं सुनी। पवन को उस तूफानी रात में ले जाकर राजमहल में राजा के सामने पेश कर दिया। सैनिक ने कहा, महाराज वीरेंद्र, ये आदमी अपनी पत्नी को पीट रहा था, इसलिए हम इसे बंदी बनाकर आपके पास लाए हैं। क्या तुम जानते नहीं हो महिला पर हाथ उठाने की क्या सजा है? अगर तुमने अपनी पत्नी को पीटा है तो तुम्हें इसकी कड़ी सजा मिलेगी। मंत्री सुमित जी, हम चाहते हैं कि इस आदमी का फैसला तुम करो। तुमने अपनी पत्नी को पीटा है? क्या यह सच बात है? बाहर इतना भयानक मौसम है और तुम घर में हिंसा कर रहे हो। क्या कहना चाहोगे तुम इस बारे में? मैं क्या कहूँगा मंत्री जी, बस इतना समझ लीजिए कि मेरी पत्नी मुझसे खुश नहीं है और मेरी माँ भी मुझसे नाराज रहती है। घर में हर समय कलेश मचा रहता है। ठंड और भूख ने हम सबकी मति भ्रष्ट कर दी है। इतना कहकर पवन चुप हो गया। पवन की बात सुनकर न्याय मंत्री सुमित बोले, तुम्हारा अपराध तो बहुत बड़ा है, हम समझ गए इसका क्या हाल है। महाराज, इस व्यक्ति की कोई गलती नहीं, इसे छोड़ दिया जाए और शाही खजाने से इसे कुछ धन दिया जाए। पवन के जाने के बाद राजा न्याय मंत्री से पूछने लगे, मंत्री जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। जब हमने अपराधी को कड़ी सजा देने की बात कही तो आपने उसे धन दिलवाकर रिहा क्यों करवा दिया? महाराज, वो आदमी अपराधी नहीं था। अगर आप उसे दंड देते तो उसके साथ नाइंसाफी होती। तुम ये बात इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? महाराज, 3 सदस्यों वाले छोटे से परिवार में जब तीनों ही सदस्य एक दूसरे से खुश ना हो और बाहर ऐसा कहर बरस रहा हो तो समझ लेना चाहिए कि कारण घरेलू नहीं बाहरी है, और सबसे बड़ा कारण धन का ना होना और ये जानलेवा अभाव है। इसलिए मैंने उस अपराधी को रिहा करवाकर उसे धन दिलवाया है। मंत्री जी, हमारी समझ में सब कुछ आ गया।